हेलो स्टूडेंट, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट धातुओं के निष्कर्षण का वीडियो नंबर 9 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आयरन के एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो उसमें हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया था। पहला था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और हमने इसके इम्पोर्टेंट ओर्स को देख लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ओर जो है पाउडर फॉर्म में प्राप्त हो गया है। अब हम अगला स्टेप करेंगे, जो तीसरा स्टेप है हमारा, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। थर्ड स्टेप दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो फर्स्ट क्या होगा कि पहले हम ओर, इम्पोर्टेंट ओर को देखेंगे, उसके बाद क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, और उसके बाद है हमारा दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण करना है हमें, हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण करना है। तो हमने बताया था कि अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग, या उसी को बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, या फिर फेन प्लवन विधि, और आपका लीचिंग प्रोसेस है, और चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पर हेमेटाइट अयस्क का आयरन के ऑक्साइड का सांद्रण, या आयरन के अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हेमेटाइट अयस्क का हम सांद्रण किसके द्वारा करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय हाइड्रोलिक वॉशिंग या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोलिक वॉशिंग को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस मेथड में क्या होता है। जिस तरीके से हम अयस्क के ऊपर तेजी से पानी प्रवाहित करते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से चावल को धुलते हैं तो चावल नीचे तली में बैठ जाता है और इम्प्योरिटी पानी के साथ बाहर निकल जाता है, उसी तरीके से जब हम अयस्क को वॉश करेंगे तो अयस्क की डेंसिटी अधिक, घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे की तली में बैठ जाता है और अशुद्धियाँ पानी के साथ बह जाती है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन एग्जाम में आ गया, हम पहले बता चुके हैं इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आया तो आप हाइड्रोलिक वॉशिंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये बता दे रहे हैं कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा करते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा दैट इज फोर्थ स्टेप। अब कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, तो जब अयस्क का सांद्रण हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि अयस्क जो है किस फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में है, या कार्बोनेट फॉर्म में, हाइड्रेट फॉर्म में। तो अयस्क हमारा ऑक्साइड फॉर्म में है, और यदि कार्बोनेट या हाइड्रेट फॉर्म में होता है तो कैल्सिनेशन करते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होता है तो रोस्टिंग करते हैं। बट क्योंकि हमारा अयस्क जो है किस फॉर्म में है, ऑक्साइड फॉर्म में है, तो हमें यहाँ कैल्सिनेशन, निस्तापन या रोस्टिंग, भर्जन नहीं करना चाहिए, लेकिन हेमेटाइट अयस्क का कैल्सिनेशन, निस्तापन किया जाता है, क्योंकि इसमें जो इम्प्योरिटीज उपस्थित हैं उनको दूर करने के लिए। तो अगला स्टेप होगा दैट इज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन ऑफ ओर, हेमेटाइट ओर का कैल्सिनेशन करते हैं। तो जब हेमेटाइट अयस्क का कैल्सिनेशन करते हैं तो देखिए क्या क्या होता है, मॉइस्चर इसमें से निकल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, इसमें से नमी जो है वो बाहर निकल जाती है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, नमी को बाहर निकल जाता है कैल्सिनेशन करने से हेमेटाइट अयस्क के। और दूसरा रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, इसमें जो भी अशुद्धियाँ हैं, वो जो भी सांद्रण करने के बाद भी जो इम्प्योरिटीज रह गई उसे हम कैल्सिनेशन के द्वारा हटा देते हैं। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, अपने ऑक्साइड फॉर्म में ये रिमूव हो जाते हैं। तो अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं, पहला कैल्सिनेशन, हेमेटाइट अयस्क का कैल्सिनेशन करने से उसमें से मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, और सल्फर, आर्सेनिक या फॉस्फोरस की जो अशुद्धियाँ हैं वो ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे क्या होता है कैल्सिनेशन करने से, जो कार्बोनेट ओर है, इसमें जो कार्बोनेट उपस्थित है, यदि कार्बोनेट ओर भी इसमें उपस्थित हो अशुद्धि के रूप में, कार्बोनेट ओर क्या है, आयरन का, दैट इज सिडेराइट। कार्बोनेट ओर changes into oxide ore,
यदि कार्बोनेट और बाई चांस उपस्थित है तो वो भी ऑक्साइड। कैल्सिनेशन तो प्रोसेस ही है कार्बोनेट और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो कार्बोनेट और जैसे सिडेराइट है, यदि हेमेटाइट में थोड़ी सी मात्रा में भी उपस्थित है तो ये क्या होता है, गर्म करने पर आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोनेट और जो है वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा कैल्सिनेशन करने से जो फेरस ऑक्साइड है, ये जो बना आपका फेरस ऑक्साइड चेंजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि फेरस ऑक्साइड को हम फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें हेमेटाइट मिल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेरस ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड फेरस ऑक्साइड FeO। तो जो फेरस ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए ये सारी चीजें कैल्सिनेशन में होती है। तो आयरन के निष्कर्षण में सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया। पहले अयस्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद अयस्क का कंसंट्रेशन हाइड्रोलिक वॉशिंग से करेंगे, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन सांद्रण के बाद जो हमें अयस्क मिलेगा उसका हम कैल्सिनेशन करेंगे, निस्थापन करेंगे। तो निस्थापन की प्रक्रिया से क्या होगा, हेमेटाइट में यदि मॉइस्चर उपस्थित है, नमी, वो बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा जो इम्प्योरिटीज हैं वो ऑक्साइड फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। और यदि आयरन का कार्बोनेट अयस्क सिडेराइट उपस्थित है तो वो जो है FeCO3 से आयरन कार्बोनेट से ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है, ये फेरस ऑक्साइड में। और ये फिर से यही फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, दैट इज हेमेटाइट। ये हमको ये चाहिए क्योंकि यही ऑक्साइड फॉर्म है। अब इसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब कैल्सिनेशन हो गया। और जब कैल्सिनेशन हो गया तो हमने देखा कि हमारा अयस्क किस फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में। और जब हमारा अयस्क ऑक्साइड फॉर्म में मिल जाता है तो हम उसका रिडक्शन करते हैं, उसको रिड्यूस, उसका अपचयन करते हैं। ऑक्साइड अयस्क को हम अपचयन करके क्रूड धातु प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगी हमारी, दैट इज नेक्स्ट प्रोसेस है रिडक्शन विथ कार्बन। रिडक्शन विथ कार्बन किसका रिडक्शन करना है, हेमेटाइट अयस्क का, या इसी को बोलते हैं स्मेल्टिंग, प्रगलन करते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, प्रगलन। तो प्रगलन की प्रक्रिया में देखिए क्या होता है। तो जो हमारा हेमेटाइट अयस्क है उसको कैल्सिनेशन के बाद हम उसका क्या करेंगे, प्रगलन करेंगे। तो प्रगलन क्या है, इट इज ए प्रोसेस, वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम अयस्क को कार्बन के साथ जो है गर्म करते हैं और ऑक्साइड अयस्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके क्रूड धातु में। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन of oxide ore with carbon by heating is called स्मेल्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्साइड अयस्क को जो है उसका रिडक्शन करते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ गर्म करके, उसे कहते हैं प्रगलन। तो प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अयस्क को उच्च ताप पर कोक के साथ गर्म करते हैं तो हमें जो है क्या प्राप्त हो जाती है, क्रूड धातु। दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसकी, हेमेटाइट अयस्क की स्मेल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो अगला नेक्स्ट है रिडक्शन विथ कार्बन इन अ ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। प्रगलन वह प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बन के साथ अयस्क का रिडक्शन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा हमारा कि जो स्मेल्टिंग की प्रक्रिया है वो किस में होती है, या रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड अयस्क, आयरन के ऑक्साइड अयस्क का रिडक्शन किस फर्नेस में होता है, ब्लास्ट फर्नेस में। क्लियर।
तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और ऑफ आयरन, दैट इज हेमेटाइट। इसके बात करें दैट इज हेमेटाइट Fe2O3, और स्मेल्टिंग, इसी को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस में, वात्या भट्टी में। क्लियर। तो रिडक्शन की प्रक्रिया, स्मेल्टिंग प्रगलन आयरन का, हेमेटाइट एस का प्रगलन किसमें होता है, वात्या भट्टी में। हम वात्या भट्टी की बात करें क्योंकि हमें यहाँ पर स्मेल्टिंग वात्या भट्टी नहीं करना है। तो नेक्स्ट हमारा मेन स्टडी होगा अबाउट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, किस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो ये सबसे पहले चिमनी के आकार का होता है, और ब्लास्ट फर्नेस जो है स्टील का बना हुआ होता है। तो लिखेंगे ब्लास्ट फर्नेस, वात्या भट्टी जिसको बोलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस इज मेड अप ऑफ स्टील की बनी हुई भट्टी होती है, और साथ में अंदर की तरफ ईंटें लगे हुए थे, लाइन इनसाइड विथ फायर रेजिस्टेंट ब्रिक्स। तो ब्लास्ट फर्नेस जो है स्टील की बनी हुई भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस स्टील की बनी हुई भट्टी है जो कि अंदर से अग्निसह ईंटों की बनी हुई होती है, अंदर से इसके अंदर अग्निसह ईंटें लगे होते हैं। क्लियर। तो ब्लास्ट फर्नेस, और दिखाई कैसे देता है, चिमनी के आकार का दिखाई देता है। अब आगे देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस के 3 भाग होते हैं और ब्लास्ट फर्नेस कैसा दिखाई देता है। तो पहले हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमें ब्लास्ट फर्नेस किस तरीके का दिखाई पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है ब्लास्ट फर्नेस के बारे, वात्या भट्टी। ये ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम है। हमारा हो गया ब्लास्ट फर्नेस। और अब देखिए इसको हमने अरेंज कर दिया। नेक्स्ट इस तरीके से कप और कोन जैसी व्यवस्था होती है इसमें। इस तरीके से ये भट्टी आपकी दिखाई देगी। इसके अलावा आप इस भट्टी के अंदर जो है, इस भट्टी में अंदर की तरफ ईंटें लगे हुए होते हैं, अग्निसह ईंटों का बना हुआ होता है। इस भट्टी में अंदर की तरफ ईंटें लगे हुए होते हैं, अग्निसह ईंटें, फायर रेजिस्टेंट। इस तरीके से आप वात्या भट्टी को ड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में अक्सर इसको पूछा जाता है। जिसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक आप ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने की जरूरत नहीं है। आप इसके सारे रिएक्शन को डायग्राम से दिखा देते हैं तो आपका सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन दिखाने की जरूरत नहीं। अब देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे, दैट इज ब्लास्ट फर्नेस। ये क्या है हमारा ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या चीजें हैं, ये ब्लास्ट फर्नेस का ऊपरी हिस्सा है, ये फर्स्ट पार्ट है ब्लास्ट फर्नेस का। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड हुपर। इस भाग को हम ब्लास्ट फर्नेस के जो पहले ब्लास्ट फर्नेस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और पहले पार्ट को बोलते हैं हॉपर, हॉपर बोलते हैं, जिसका अरेंजमेंट जो कि कैसा दिखाई देता है, कप एंड
कोन अरेंजमेंट, कप एंड कोन अरेंजमेंट। इसकी व्यवस्था कैसी होती है, कप और कोन जैसी व्यवस्था होती है। तो 3 भाग है, पहला हो गया हॉपर और दूसरे वाले भाग को यहाँ तक आपका हॉपर है, उसके बाद ये दूसरा भाग है, दूसरा यहाँ तक आपका सेकेंड, ये जो बड़ा भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बॉडी, बॉडी या बॉडी एंड बॉस, बॉडी एंड बॉस। और मेनली इसका नाम क्या है, दैट इज सैफ्ट, सैफ्ट कहते हैं इसको, बॉडी बॉस या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सैफ्ट कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये जो तीसरा वाला भाग है, थर्ड सबसे निचला भाग, इसको हम कहते हैं चूल्हा, चिमनी। क्लियर। तो वात्या भट्टी के 3 भाग हो गए, कौन कौन से, पहला हॉपर हो गया, दूसरा सैफ्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है, दूसरा सैफ्ट है और तीसरा चिमनी चूल्हा। क्लियर है। अब देखिए इसमें जो हॉपर है ये वात्या भट्टी का सबसे ऊपरी सिरा है, जिसके द्वारा हम अयस्क को कोक में और साथ में उसमें चूना पत्थर मिला करके भट्टी के अंदर डालते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिस अयस्क का हमें जो है प्रगलन करना है, जिस अयस्क का प्रगलन करना है उसमें कोक और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर मिला करके भट्टी के ऊपरी सिरे से भट्टी के अंदर डालते हैं। और ये ऊपरी भाग है, तो ये ऊपर वाले भाग से क्या करते हैं, ऊपर वाले भाग से अयस्क को कोक और चूना पत्थर के साथ मिला करके भट्टी के अंदर प्रवेश कराते हैं। अब रिएक्शन कहाँ पर होता है, आयरन कहाँ पर बनता है, बीच वाले भाग में बनता है। ऊपर से नीचे की तरफ में जब जाते हैं तो वात्या भट्टी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। नीचे की तरफ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा और ऊपर की तरफ टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो ये वाला भाग जो है इसमें आयरन, इसमें ही रिएक्शन होगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आकर के ये लास्ट वाले पार्ट में ये क्या है, चिमनी है, जहाँ पर आकर के जो है मॉल्टेन फॉर्म में, गलित फॉर्म में आयरन एकत्रित हो जाता। क्लियर। अब देखिए इसमें हम देखेंगे आगे क्या क्या हो रहा है, टेम्परेचर देखेंगे। तो ये ऊपर वाला भाग, इसका टेम्परेचर 473 केल्विन, उसके बाद 873 केल्विन, फिर 1273 केल्विन और दैट इज 1573 केल्विन। और ये जो लास्ट वाला भाग है ये क्या है आपका 2173 केल्विन। क्लियर है। और इसमें यहीं पर आकर के ये आयरन, ऊपर से हम अयस्क डालते हैं और निचले भाग में आयरन हमें प्राप्त होता है। अब ये 2 भाग हैं। अब एक चीज़ और आप देखिए, ये जो है कि जो निकला हुआ ये भाग है, इसके द्वारा हॉट एयर ट्रांसफ़र करते हैं, इसके द्वारा इसमें गर्म हवा ट्रांसफ़र करते हैं और इसके ऊपर वाले भाग से हॉट गैसेस, गर्म गैसेस बाहर निकलती हैं। ऊपर वाले भाग से गर्म गैसेस बाहर निकलती हैं और यहाँ से हम गर्म हवा अंदर की तरफ फेंकते हैं, अंदर की तरफ इसमें डालते हैं। और अब आप देखेंगे चूल्हे में 2 ओपनिंग है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ऊपर वाले भाग से, ये जो ऊपर वाला भाग है, यहाँ से स्लैग बाहर निकलता है जिसको धातुमर बोलते हैं। और इस वाले भाग से जो है आयरन बाहर की तरफ निकलता है, मॉल्टेन आयरन। इस वाले भाग से मॉल्टेन आयरन, निकली हुई धातु बाहर निकलती है और इस आयरन को बोलते हैं पिग आयरन, कच्चा लोहा जिसको हम कहते हैं। तो अब ये देख, अब इसके आधार, ये हमारी वात्या भट्टी, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला भाग को हॉपर, कप या कोन जैसी व्यवस्था, दूसरे वाले को सैफ्ट, बॉडी एंड बॉस कहते हैं, तीसरे वाले भाग को चिमनी कहते हैं। ऊपर वाले भाग से अयस्क को अंदर डाला जाता है और बीच वाले भाग में रिएक्शन होता है और उसके बाद जो है नीचे आकर के जो आयरन बनता है नीचे वाले भाग में एकत्रित हो जाता है और निचले वाले भाग से हम एक तरफ से आयरन निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ से धातुमल निकाल लेते हैं। धातुमल क्या है, एक प्रकार की अशुद्धि है जिसको हम इससे बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे, अब वात्या भट्टी के अंदर जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर वात्या भट्टी के अंदर होने वाली अभिक्रियाओं को 4 भागों में, 4 खंड में बांट दिया गया है, 4 जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन है, क्या क्या, इसको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इस डायग्राम को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या डाला जा रहा है, और प्लस कोक दैट इज कार्बन, और साथ में इसमें हम क्या मिला लेते हैं, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट मिला करके इसमें हम डाल देते हैं। और इसके अलावा इसके 4 भाग हैं, उसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले
अभिक्रिया होने के आधार पर इसको 4 खंडों में बांटा गया है। सबसे पहले देखेंगे हम ब्लास्ट फर्नेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, पार्ट्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। वात्या भट्टी के पार्ट्स कितने हैं? 3 पार्ट्स। वात्या भट्टी के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वाला भाग इसको क्या कहते हैं? हॉपर, हॉपर कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? कप एंड कोन अरेंजमेंट, कप एंड कोन अरेंजमेंट। क्लियर? और वात्या भट्टी के द्वारा ही, वात्या भट्टी के द्वारा ही ओर प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन को एंटर करते हैं, इंटर इनटू ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते हैं। क्लियर? उसके बाद दूसरा भाग जो है भट्टी का, जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं सैफ्ट, या उसी का नाम क्या है? बॉडी एंड बॉस। क्लियर? बॉडी एंड बॉस बोलते हैं। सबसे लंबा भाग है जिसमें आयरन बनता है। इसमें इसी को 4 भागों में बांटा गया है। इस वाले भाग को ही रिएक्शन जो इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, इनको 4 भागों में बांटा गया है, और इस भट्टी में ही आयरन जो है वो बनता है। और तीसरा भाग क्या है हमारा? चिमनी। चिमनी, चिमनी में क्या क्या बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्लैग, इसमें स्लैग बनता है, धातुमल और एंड आयरन, आयरन प्राप्त होता है। आयरन किस फॉर्म में प्राप्त होगा? आयरन जो है हमें दैट इज पिग आयरन के फॉर्म में, मोल्टेन आयरन, मोल्टेन आयरन ऑब्टेन बाय चिमनी। चिमनी के द्वारा हमें मोल्टेन आयरन प्राप्त होता है। एंड दिस आयरन इज कॉल्ड पिग आयरन। इसे हम पिग आयरन के नाम से जानते हैं, कच्चा लोहा। इसे हम क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। अब देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस में होने वाली अभिक्रियाएं। तो रिएक्शंस नेक्स्ट है, रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस आर एज फॉलोज। ब्लास्ट फर्नेस में होने वाली अभिक्रियाओं को और उसके आधार पर अभिक्रिया भट्टी को 4 खंडों में बांटा गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।